प्रिय बच्चों, 9th क्लास हम आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका में पढ़ रहे थे मेरे संग की औरतें, जो मैंने आपको पढ़ा दिया था। यहाँ तक मैं तो नहाती हूँ। अब आगे का हम पाठ पढ़ेंगे। इसका आगे का भाग देखिए। यहाँ से तीसरे नंबर पर चित्रा है, यानी कि जो लेखिका की बहन है तीसरे नंबर की, उसका नाम क्या है? चित्रा। वह कॉलेज में पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी मतलब उसकी लगन, उसका जो रुचि थी, है ना, औरों को पढ़ाने में रखती थी। इसलिए इम्तहान माने परीक्षा में उसके अंक कम हो, उसके शार्दिकों से ज़्यादा आते थे। यानी उसके जो अंक हैं, नंबर है, वो कम, और उसके जो साथी थे उनसे ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था। पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहले मुलाकात में ही उसे बता दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। समझ रहे हो ना? तो आगे देखिए। हमसे सबसे छोटी बहन क्या थी? अचला। उसका नाम था, जो सबसे छोटी बहन थी उसका नाम था अचला। काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं, और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 वर्ष पार करते ही लिखने का रोग लग गया, यानी वो भी लेखिका बन गई। एक बात हम में एक सी रही। वो कौन सी थी? वो थी, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। यानी कि लेखिका और उसकी बहन, यानी बहनें जो है, घर को अच्छे से चलाना नहीं जानती थी, लेकिन घर को तोड़ा भी नहीं, घर को उन्होंने बर्बाद भी नहीं किया। शादी एक बार की और उस पर उसे ही कायम रखा। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। यानी कि उनकी जो गृहस्थी रही, उनका जो जीवन रहा, वो भले ही उनमें तालमेल नहीं बैठा हो, तलाक के कगार पर भले ही उनका रिश्ता पहुंच गया हो, लेकिन उनमें तलाक नहीं हुआ। शायद इसलिए कि जैसे मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था कि हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। यानी कि उसने अपने लेख में लिखा था कि मर्द बदलने से, यानी शादी जिससे हो गई है उसी को निभाओ, उसको दूसरा बदलने से कोई भी प्रयोजन या कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। घर के भीतर ही रह करके अपने तरीके से, अपनी मर्जी से जी लो, यही अच्छा है, यही काफ़ी है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। दड़बों मतलब अलग अलग जो स्थान होते थे उस पर बैठते थे। मैं दिल्ली के कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। यानी फिर क्या है, नाटक करने लगी। नाटक के माध्यम से पैसा इकट्ठा करके उन्होंने किसमें? अकाल राहत कोष में, मतलब जो अकाल पड़ जाता है वो राहत कोष होता है, उसमें पैसा दिया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई।
तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र में पहुंच रहे थे, पर कोई वहाँ ढंग का स्कूल नहीं था। तो क्या हुआ, लोगों की राय पर लेखिका ने क्या किया, मैंने पास के कैथोलिक बिशप में दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। हम पहले उन्होंने कहा, चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने के लिए असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार मतलब आग्रह किया, अपना आग्रह जारी रखा कि ठीक है, क्रिश्चियन बच्चे नहीं तो गैर क्रिश्चियन बच्चे जो है वो भी उसमें पढ़ लेंगे, ऐसा उन्होंने आग्रह किया। तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्ष तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले, खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल यहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उन्हें मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्याल स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपनी जिद्दीपन के नमूने जो है पेश किए हैं, नमूने सामने रखे हैं, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका, अपनी राह खुद तलाशता रहा। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा सा पानी बरसते ही वहाँ नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइल पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा लेकिन मत जाओ। वो नहीं मानी। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल मतलब मुनासिब जवाब, अच्छा जवाब, जो सही जवाब है। जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते सब ठप पड़ा हुआ था। रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत ये थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद फिर क्यों है बंद हो गई। एक मुश्त मतलब एक बार ही बरस करके फिर बंद हो गई और सड़कों पर पानी भरा हुआ था और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। स्कूल क्या है, बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया। रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था ना कि मत जाओ। तो उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लब करते सुनसान शहर में निचोट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते जाना। सच अकेले बनकर मजा ही कुछ और होता है। यानी लेखिका कह रही है कि उस समय का कैसा रोमांच सा अनुभव किया होगा उसने कि जब अकेली जा रही है, पानी भरा हुआ है ना, उसको और सुनसान लबालब जो है जल भरा हुआ है, लेकिन उसके दिल में एक ही उमंग थी कि वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है और उसकी मंजिल ही उसे अपनी ओर बढ़ा रही थी। और यानी कि जो अपनी मंजिल की ओर इस तरह बढ़ता है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। चाहे उसके मार्ग में कितनी भी परेशानियाँ आए, कठिनाइयाँ आए, कुछ भी हो, उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है। ये थी लेखिका की कहानी। पढ़िए आपने, समझिए, इसको फिर से पढ़ना, इसके प्रश्नोत्तर
कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।